प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव्स पद्य खंड से लिए हैं, जिसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गद्य खंड के सभी क्वेश्चनों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका सही जवाब होगा कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका सही जवाब होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नंबर तीन है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किन को मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? इसका सही जवाब होगा अछूतों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। नंबर 5 है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। नंबर 6 है, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो इसका सही जवाब होगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, यानी कि सभी जवाब होगा इसमें, उपयुक्त सभी। नंबर 7 है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है, तो इसका सही जवाब होगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। अब नंबर 9 है क्वेश्चन, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? इसका सही जवाब होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो इसका सही जवाब होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब है अगला चैप्टर है 20 के दांत। इसका पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो इसका सही जवाब होगा खोखा के अनुसार। इसका सही जवाब होगा खोखा के अनुसार। नंबर 2 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? इसका सही जवाब होगा गिरधर। अब अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत है, तो इसका सही जवाब होगा 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा है, इसका सही जवाब होगा खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो ... से, इसका सही जवाब होगा खोखा, यानी खोखा से। अब है नंबर 6, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो इसका सही जवाब होगा 6 नंबर का सही जवाब होगा कहानी। हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा नलिन बिरोचन शर्मा। नलिन बिरोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 8 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अब है 9 नंबर क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? इसका सही जवाब होगा नलिन बिरोचन शर्मा। गिरधर लाल का बेटा है क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब होगा मदन। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? इसका सही जवाब होगा काली रंग की थी। क्वेश्चन नंबर है 12, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? इसका सही जवाब होगा गिरधर लाल का। खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? इसका सही जवाब होगा मदन ने। खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? इसका सही जवाब होगा मदन ने। अब अगला क्वेश्चन है,
खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस गद्यांश किस पाठ का है? 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा 20 के दांत। 20 के दांत। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका सही जवाब होगा बिजनेसमैन इंजीनियर। अब है नंबर 16। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? इसका सही जवाब होगा कासू। अब है 17 नंबर। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो सही जवाब होगा किरानी। अब है भारत से हम क्या सीखें, तीसरा चैप्टर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है दारिस नामक सोने के सिक्के में भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा भरा घड़ा किसे मिला था? इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंगस। अब है नंबर 2। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका सही जवाब होगा नीति कथा। नंबर 3 है मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। इसका सही जवाब होगा 18। भारत से हम क्या सीखें भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। नंबर 5 है विश्वविद्यालय विद्वान फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही जवाब होगा जर्मनी। अब अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? इसका सही जवाब होगा मैक्समूलर। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? इसका सही जवाब होगा मैक्समूलर ने। 8 नंबर है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो इसका सही जवाब होगा भारत से हम क्या सीखें। अब है क्वेश्चन नंबर 9। मैक्समूलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? नंबर 9 है। तो इसका सही जवाब होगा जर्मन भाषा। सर विलियम जॉन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? नंबर 10। तो इसका सही जवाब होगा 1783। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? क्वेश्चन नंबर 11। इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंगस। नंबर 12 है मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 12 का सही जवाब होगा ग्रामीण भारत में मैक्समूलर थे। 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा भारत भक्त संस्कृता अनुरागी वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, यानी उपर्युक्त सभी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन दारिस क्या है? तो 14 नंबर क्वेश्चन है दारिस क्या है? तो इसका अर्थ है 14 नंबर का अर्थ दारिस सोने के सिक्के। अब क्वेश्चन नंबर 15 है वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका सही जवाब होगा भारत। मैक्समूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? क्वेश्चन नंबर 16। इसका सही जवाब होगा भारत। हॉकर्स थे। क्वेश्चन नंबर 17। हॉकर्स थे। तो इसका सही जवाब होगा वनस्पति वैज्ञानिक। अब अगला अध्याय है नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन तक प्रतीक हैं? क्वेश्चन नंबर 1। इसका सही जवाब होगा पशवी प्रवृत्ति के। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनजान स्मृतियों को। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ललित निबंध है। तो यहाँ पर इसका ललित निबंध है तो यहाँ पर होगा
नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नंबर 5 है नाखून प्रतीक है, नाखून प्रतीक है, तो इसका सही जवाब होगा पाशवी, यानी पशु, पशु के जैसा वृत्ति। नंबर 6 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 6 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा 1907 दुबे, छपरा, बलिया में। अब है क्वेश्चन नंबर 7 हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा सभी, काशी विश्वविद्यालय, शांति निकेतन और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 8 है नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से किसने पूछा? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा छोटी लड़की से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10। 10 का सही जवाब होगा कालिदास। काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। उपयुक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर होगा नाखून को। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, त्रिकोण, वार्ताकुलर, वर्तुलाकुलर, चंद्राकार। अब 13 है किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब होगा आलोक पर्व। अब अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि। अगला चैप्टर है नागरी लिपि। अब नागरी लिपि में पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि में पहला क्वेश्चन है बेतमा दानपत्र किस समय का था? बेतमा दानपत्र किस समय का था? इसका सही जवाब होगा 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है सरहपाद किसकी की कृति है? सरहपाद की कृति है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही जवाब होगा दोहा कोश। हिंदी के आदि कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के आदि कवि हैं, तो इसका सही जवाब होगा सरहपाद। हिंदी लिखी जाती है, इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डॉट 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 लिपि में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब होगा देवनागरी। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही जवाब होगा नंदी नागरी। क्वेश्चन नंबर 7 है नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं? नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1935। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा 8वीं 9वीं सदी।
उत्तर भारत में पहल पहल किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। चित्रकूट राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा, चोल राजा, इसमें से कोई नहीं होगा। 10 का डी। उसके बाद 11 नंबर, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा को लेख मिलने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब होगा 11वीं सदी। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा दक्कन प्रदेश। 13 नंबर है, नागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही जवाब होगा हिंदी, नेपाली, मराठी, उपर्युक्त सभी, यानी सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी भारत। अब अगला चैप्टर है बहादुर। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? 1 नंबर क्वेश्चन। तो इस पर इसका सही जवाब होगा 11 रुपये। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इसका सही जवाब होगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन का कारण। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो इसका सही जवाब होगा पैसे चुराने का। बहादुर का पूरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका सही जवाब होगा दिल बहादुर। कहानी है, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब होगा बहादुर। हिंदी को सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ? क्वेश्चन 6, इसका सही जवाब होगा 1925, नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका सही जवाब होगा अमरकांत। बहादुर की उम्र कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 8, बहादुर की उम्र कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा 12-13 वर्ष। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? क्वेश्चन नंबर 9, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं नहीं मरता तो शायद वह नहीं जाता। यह गद्यांश किस पाठ से है? तो इसका सही जवाब होगा बहादुर। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो इसका सही जवाब होगा निर्मला के रिश्तेदार। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब होगा कोई भी सामान नहीं ले गया। क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी सामान नहीं ले गया। अब है क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? तो घरेलू नौकर है। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हों। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही जवाब है बहादुर। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में कही गई है? तो बहादुर के। अब है परंपरा का मूल्यांकन। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो इसका सही जवाब अविच्छिन्न। अब है क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। तो क्वेश्चन 2 का सही जवाब होगा निर्णायक। जारशाही में थी, यानी कि जारशाही ... में थी। तो जारशाही कहाँ था? सोवियत रूस में। हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा रामविलास शर्मा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब होगा 1912, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है?
तो इसका सही जवाब होगा पूंजीवादी व्यवस्था। रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में ही संभव है? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा समाजवादी व्यवस्था। अब है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इस चैप्टर में क्या है? पहला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? इसका सही जवाब होगा 7वीं पीढ़ी। नंबर 2 है, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। इसका सही जवाब होगा 9.5, यानी 9.5 साल के थे। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या है। 3वां क्वेश्चन, तो इसका क्या है? पाठ की विद्या है साक्षात्कार। नंबर 4 है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा पिता का। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब होगा लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही जवाब होगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा सितार, गिटार, हारमोनियम प्रयुक्त सभी हो जाएगा। 8 नंबर है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा चाचा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था? क्वेश्चन नंबर 9, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था? 9वां क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा कथक। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब होगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। 11 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब होगा अम्मा को। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब होगा 27 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? नंबर 13, इसका सही जवाब होगा मैनपुरी। अब है आवेन्यू। इसका पहला क्वेश्चन है, आवेन्यू ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? इसका सही जवाब होगा 27। अब क्वेश्चन है 2, द मादा मोजेल द आवेन्यू किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब होगा पिकासो। ला शत्रुज का धार्मिक क्वेश्चन नंबर 3, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इसका सही जवाब होगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो इसका सही जवाब होगा आवेन्यू। आवेन्यू किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 5, आवेन्यू किस देश में है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। कविता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कविता नहीं है, तो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए होगा अवेन्यू। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941। 8 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अशोक वाजपेयी एवेन्यू में कुल कितने दिन रहे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा 19 दिन। लेखक एवेन्यू साथ लेकर गए थे? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स, यानी कि सभी होगा। ला शत्रुज क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब होगा ईसाई मठ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? 11 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा अशोक वाजपेयी। एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका सही जवाब होगा रोन नदी। नंबर 13, एवेन्यू में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाली अति यथार्थवादी कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। आंद्रे बत्ता, रेनसा, पाल एलुआर। अब है कहानी मछली। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 1, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण
है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? इसका सही जवाब होगा निम्न मध्यम वर्गीय, निम्न मध्य वर्गीय। नंबर 3 है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? इसका सही जवाब होगा मां ने। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? इसका सही जवाब होगा पिता। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? क्वेश्चन नंबर 5, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो इसका सही जवाब होगा मछली। नंबर 6, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 1937। नंबर 7, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका सही जवाब होगा 1990। खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? क्वेश्चन नंबर 8, खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो होगा 2। पिताजी किससे नाराज थे? क्वेश्चन नंबर 9, पिता किससे नाराज थे? सही जवाब होगा नरेन। बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब होगा 3। कहानी संग्रह महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक में ली गई कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब होगा मछली। संतु किस कहानी का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब होगा मछली। मछली कौन काटता है? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका सही जवाब होगा भग्गू। अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। इसका पहला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही जवाब होगा व्यक्ति चरित्र, व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही जवाब होगा बिस्मिल्लाह खां। कविता नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा नौबत खाने। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इबादत का अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है उपासना। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब होगा शहनाई को बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब होगा शहनाई से। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा 1916। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का एक और नाम था। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा मुहर्रम। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब होगा काशी। शास्त्रों में आनंद कानन का नाम से प्रतिष्ठित है। 11 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा काशी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध है, खाली जगह यानी है। तो क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब होगा शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही जवाब होगा 21 अगस्त 2016। धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, लुंगिया पे नहीं, अपने शिष्या से किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा बिस्मिल्लाह खां। किस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए? क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब होगा नौबत खाने में इबादत। क्वेश्चन नंबर 16 है 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आ गए थे? क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जवाब होगा काशी। कमरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही जवाब होगा शमसुद्दीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए जाना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही जवाब होगा पुरानी बालाजी का मंदिर। हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो क्वेश्चन नंबर 19, इसका होगा सही उत्तर होगा 4 जुलाई। चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब होगा हृदय की शिक्षा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही जवाब होगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब होगा अहिंसक प्रतिरोध।
महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा पोरबंदर, गुजरात। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा हरिजन। हरिजन, विश्व भारती, मनोरमा, आनंद कादम्बरी, तो हरिजन होगा। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। अब अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो इसका सही जवाब होगा 1915। क्वेश्चन नंबर 10 तो गलत हो गया। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे, दक्षिण अफ्रीका नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में गलत हो गया था, लंदन होगा। 11 जो है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे? तो 11 का सही जवाब होगा 1915। 12, रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब होगा महात्मा। बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर। किसके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसीन से जितना सीखना चाहिए? तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का उपयुक्त सभी को, प्रेम से घृणा को, सत्य से अहिंसा को, कष्ट असहन से हिंसा को। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा अहिंसा दिवस। अब है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। तो इस तरह से हमारा आज जो है पद्य भाग यहीं पर समाप्त होता है। अब हम फिर अगले दिन अगले वीडियो में गद्य भाग को भी लेकर आएंगे और उसे भी समाप्त करके देखेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अब एक बार इसको पूरे वीडियो को एक बार सुन लीजिए, बस पूरे किताब का जो है ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व हो जाएगा आसानी से।